राधे राधे, नमस्ते, शस्त्र काल आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से स्टडीज कर रहे होंगे, राइट। चलिए, आज हम 14 चैप्टर ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि क्या है, केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, 14 चैप्टर इंडियन पॉलिटी। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना था अभी? कौन सा टॉपिक पढ़ना है अभी? कर राजस्व वितरण। ठीक है, चैप्टर नाम 14 केंद्र राज्य संबंध वही चल रहा है। और टॉपिक क्या है अभी हमारा? चलिए मैं लिख भी देती हूँ, अगर कोई बच्चा नया होगा तो। केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, 14 चैप्टर इंडियन पॉलिटी, है ना। कर राजस्व वितरण, कर राजस्व वितरण, ठीक है। हाँ, देखिए, इसमें ये कहने का मतलब, जो ये कहना चाह रहा है, जो इस बात से चीज निकल के आ रही है, जो इस बात से निष्कर्ष निकल के आ रहा है, या जो भी समझ आ रहा है, वो क्या है कि जो कर है, जो टैक्सेस हैं, वो कैसे केंद्र और राज्यों के बीच में विभाजित है। यानी कौन से कर हैं जो केंद्र देगा, जो कौन से कर हैं जो राज्य देगा, कौन से कर हैं जो केंद्र लागू करेगा, कौन से कर हैं जो राज्य लागू करेगा, और कौन से ऐसे कर हैं कि जिनसे होने वाली आय कितनी प्रतिशत राज्य को जाती है और कितनी प्रतिशत केंद्र को जाती है। मतलब रिलेटेड टू आर टैक्सेस, उससे रिलेटेड, कर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, उसके विषय में पढ़ने को मिलेगा कि राज्य के लिए उसमें क्या है और केंद्र के लिए उसमें क्या चीजें है ना। जो भी 80 हाँ संशोधन हुए है ना, 101 वाला, 100 वाला, जो भी संशोधन हुए हैं उससे रिलेटेड, उसी में इनके बारे में बताया गया है, केंद्र और राज्य, उसके बारे में पढ़ लेंगे, है ना। तो टॉपिक तो आपको पता है कि केंद्र और राज्य वाला ये चल रहा है अभी हमारा, और चैप्टर आपका वही 14 चल रहा है, जिसमें कि टॉपिक, चैप्टर मतलब केंद्र राज्य संबंध चल रहा है, और चैप्टर टॉपिक है ना, केंद्र राज्य संबंध जो चैप्टर है, टॉपिक है कर राजस्व वितरण, है। 80वां संविधान संशोधन हुआ था ना 2002 में, 2000 में हुआ था ना। 18 संशोधन कब हुआ था? संशोधन जो हुआ है ये हुआ है 2000 में, है ना। और एक और संशोधन होगा जो होगा, हाँ, 2 संशोधन बेसिकली इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक तो आपका 80th क्या बोलोगे इसको, 80वां संशोधन है, 80वां संशोधन बोला जाएगा, 2000 में हुआ। और 101वां संशोधन जो कि 2016 में हुआ, ये भी लिख लेते हैं अभी, है ना, ताकि समझने में आसानी हो। समझते हैं कि ये क्या है, संशोधन किस लिए है और क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। इनमें क्या हुआ है, केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व का बंटवारा हुआ है ना, केंद्र और राज्य के बीच राजस्व वितरण, है ना। अगर क्वेश्चन आ जाए आपसे, यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन कर ले कि 80वां केंद्र और राज्य के बीच जो राजस्व वितरण का है वो किस संशोधन के तहत हुआ है, तो आपका आना चाहिए, और आपको आ गया है ना। हो सकता है पहले से भी आता हो कुछ लोगों को, और जिनको नहीं भी आता होगा उनको अब आ गया है। इज इट क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? इतने समय क्या क्वेरी हो जाएगी ना, सिंपल सी बात है। अब पढ़ते हैं 80वां संशोधन। 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था, है ना। जो ये संशोधन था ना, ये संशोधन था, ये क्या था, 10वां वित्त आयोग आया था ना, वित्त आयोग को प्रभावित करने के लिए, प्रभावी करने के लिए बेसिकली, है। प्रभावित सही रहेगा या प्रभावित सही रहेगा? प्रभावी होगा ना, प्रभावित तो मतलब किसी पे इफेक्ट डालने वाली बात हो जाएगी। तो आई थिंक प्रभावी यानी कि उसको अच्छा बनाने के लिए, उसको संपन्न करने के लिए, ऐसा हो जाएगा फिर ना, तो प्रभावी बनाने के लिए। ठीक है,
वित्त आयोग में क्या कहा गया था कि जो केंद्र की इनकम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को आयकर से इनकम होती है ना, केंद्रीय आय को, जो कैसी हो रही है, आयकर की वजह से हो रही है ना, कर टैक्सेस से हो रही है, जो कर से हो रही है ना, उसका कुछ प्रतिशत राज्यों को देना चाहिए। कुछ प्रतिशत क्या होना चाहिए, राज्यों को मिलना चाहिए, यानी कि राज्यों को देना चाहिए। ठीक है, ये बात कब कही गई है, 10वां वित्त आयोग आया था उसको बनाने के, प्रभावी बनाने के लिए, तो केंद्रीय आय का इसमें यही कहा गया था, जो सिफारिश की गई थी वो सिफारिश यही थी कि जो केंद्र की इनकम होती है उसका कुछ प्रतिशत राज्यों पर भी खर्च होना चाहिए या राज्यों को देना चाहिए, है ना, राज्यों को मिलना चाहिए उसका कुछ प्रतिशत। ठीक है, जो कि परसेंटेज में कितना था, कुछ ये जो है ये कितना है, 29% की बात की थी, 29% राज्यों को दे देना चाहिए। मान लो उसकी इनकम, अगर राज्य की इनकम 100 हुई है तो उसमें से 29 किसको दे देना चाहिए, राज्य को दे देना चाहिए, और बाकी जो बच जाए, कितना बचेगा, 69 बच जाएगा, है ना, 69 नहीं बचेगा, 61 बचेगा, है ना, ये 71 बचेगा, 71 है, 71 क्या होगा, ये टोटल अगर राज्य की है, मान लो ये केंद्र की है, सॉरी ये टोटल केंद्र की है, इतना राज्य को दे दिया, तो अब केंद्र के पास कितना बच जाएगा, केंद्र अपना 71 रख लेगी, फॉर एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ये बात हुई है, 29% की सुनिए, जल गई बहुत बंदे हो रहा है तो, हाँ इसलिए नहीं पहन रही, उसका ना कुछ मतलब जला है, जल के वो जो होता है ना छिलका उनका सा हट गया है, हो गया पता नहीं क्या दिक्कत दे रहा है थोड़ा सा। नजर लगी, किसकी लगी ये नजर मुझे। ये 1 अप्रैल 1996 से अस्तित्व में आ गया था, 1 अप्रैल 1996 में, है ना, से क्या हुआ था, अस्तित्व में आ गया था, है ना, अस्तित्व में आ गया। वेडिंग का सीजन है ना गाइस, अब तो वेडिंग का सीजन है भाई, यही रहेगा माहौल। कितने कितने दिन तक होता है ये वेडिंग वाला सीजन, जनवरी तक आई थिंक, है ना, फेब में भी तो होती है शादियां। चलिए मजे करिए, शादी करिए और पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, हाँ, शादी में गाने सुनते रहिए। चलिए, 101वां संशोधन जो हुआ था, 101वां संशोधन जो हुआ था, एक तो 80 संशोधन हुआ, मतलब 80 नंबर वाला संशोधन, एक हुआ 101 संशोधन। इसने क्या किया, देश में करारोपण एवं कर प्रशासन की एक नई व्यवस्था शुरू कर दी, है ना, क्या क्या इसने, कर प्रशासन की एक नई व्यवस्था शुरू कर दी, है ना, व्यवस्था शुरू कर दी। इज इट ओके? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? फंक्शन में हाँ जाना तो है, ये जला हुआ हाथ लेके जाना पड़ेगा। शांत में नाग नहीं भाई, नहीं मैं 4 महीने कहीं से भी तक इच्छा भी नहीं है 4 महीने बोलने की घर कोई, और मैं होंगी नहीं। चलिए, देखिए जब आपके संशोधन हो गया ना, दोनों 80th संशोधन, ये वाला और ये वाला संशोधन हो गया, है ना, 2 संशोधन है,
जो कर को लेके हुए, इसके बाद संशोधनों के बाद केंद्र और राज्य में आज की डेट में, यानी कि है ना, केंद्र और राज्य में कर की क्या व्यवस्था है, ऐसे लिख सकते हो ना, कर की व्यवस्था कैसी है या क्या है इस समय, है ना, क्या है ये हम जानने की अब कोशिश करेंगे कि जब दो अमेंडमेंट हो चुके हैं, अमेंडमेंट ऑफ 80 है ना, 80 एंड 101, दो अमेंडमेंट होते हैं, दो संशोधन होते हैं, उसके बाद अब जो कर की व्यवस्था है केंद्र और राज्य को लेके वो कैसी है, वो क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, केंद्र और राज्य की जो अभी चल रही है व्यवस्था है, तो उसको जानने की कोशिश करते हैं। केंद्र द्वारा एवं राज्य द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित कर, है ना, दोनों मतलब जो एक राज्य के बेसिस पर और एक केंद्र के तरह से जो कर का कलेक्शन होता है, उनमें क्या डिफरेंसेस हैं या उनमें क्या ही लिंक है, इसके बारे में समझना होगा। केंद्र द्वारा है ना, और राज्य द्वारा संग्रहित कर, है ना, संग्रहित कर, क्या है, क्या प्रोसीजर है इन दोनों की कर कलेक्शन की। अनुच्छेद कौन सा होगा इसके, 268, है ना, अनुच्छेद लिखते रहते हैं साथ के साथ ताकि हम भूले ना। 268 अनुच्छेद कहता है केंद्र और राज्य द्वारा संग्रहित कर के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि किस अनुच्छेद में बात की गई है, तो 268 268 अनुच्छेद, आर्टिकल 268। चेक हो गया, नोट हो गई, है ना, हाँ, जैसे ये इसमें दोनों के बारे में आ रहा है ना, तो हम समझ लेंगे कि कौन सी चीज है जो केंद्र के अंडर आ जाएगी और कौन सी चीज है जो राज्य में चली जाएगी। तो विनिमय पत्र हो जाए, चेक हो जाए, नीतियां हो जाए, बीमा हो जाए, है ना, विनिमय पत्र हो जाए, बीमा वगैरह हो जाए, है ना, ये सब क्या किसमें आ जाएगी, ये सब केंद्र वाले में आ जाएंगी, है ना। ठीक है, बीमा तथा शेयर एवं अन्य के अंतरण पर लगने वाला स्टैंप शुल्क, इन चीजों पर जो स्टैंप शुल्क लगता है, इन सब पर जो स्टैंप शुल्क लगेगा, पैसे तो ना देना उसके, स्टैंप शुल्क जो है वो किसमें आएगा, केंद्र, है ना। इन पर जो भी जैसे कि चेक हो गया, है ना, बीमा कराया किसने, पॉलिसीज वगैरह है, विनिमय पत्र है, तो इन पर जो स्टैंप शुल्क लगता है वो केंद्र को जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम बोल सकते हो उसको, या केंद्र की इनकम बोल सकते हो। अगर यही सारी चीजें किसी राज्य से की जाती है ना, किसी राज्य से अगर की गई ना, किसी राज्य से की गई उगाही, यानी कि प्राप्त की गई, है ना, प्राप्त की गई, ये क्या होगा, ये राज्य की ही होंगी, राज्य की कही जाएंगी, है ना। सिंपल शब्दों का इस्तेमाल है, वेरी इजी, वेरी सिंपल क्लास की वजह से ऐसा डिफिकल्टी लेवल नहीं होना चाहिए कि किसी को समझना है ना। वेरी इजी एंड वेरी सिंपल के चक्कर में आपको इस तरह से बताना पड़ रहा है कि आपको क्लियर हो जाए, आपको समझ आएगा
ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं कराएंगे कि आपको समझ ही ना आए, जल्दी जल्दी कर लेंगे आज, है ना। चलिए, केंद्र द्वारा उद्ग्रहित कर, है ना, पढ़ लेते हैं। सेकंड वो पहला पॉइंट था, अब बी पॉइंट पढ़ लेते हैं। केंद्र द्वारा उद्ग्रहित एवं केंद्र एवं राज्य द्वारा विनियोजित कर, है ना। सेकंड पॉइंट है ना ये। पहला वही था जिससे पहले देखा था। अनुच्छेद 268 ही चल रहा है और क्या। हाँ, अनुच्छेद 268 ही है। अनुच्छेद 268, हाँ वो भी तो 268 में था। ये बातें 268 में कर दी है अभी, दो बातें, ठीक है। हाँ बस ये 268 का, ठीक है, क्योंकि अगला पॉइंट इसमें का करके ऐड कर दिया गया है ना, 268 में का ऐड किया गया है, ठीक है। हाँ, इसमें क्या होता है कि ये जो कर लगाए जाते हैं ना, लगाए केंद्र द्वारा जाते हैं, लगाए केंद्र द्वारा जाएंगे। उपयोग कैसे होगा? उपयोग इनका केंद्र भी करेगा और राज्य भी करेगा। आई बात समझ में? ये जो कर होते हैं केंद्र द्वारा उद्ग्रहित, केंद्र द्वारा लगाए गए हैं, केंद्र एवं राज्य द्वारा विनियोजित, केंद्र और राज्य दोनों ही इनका उपयोग करेंगे। आई बात समझ में? लगा कौन रहा है? आपका केंद्र लगा रहा है। उपयोग कौन करेगा? उपयोग दोनों करेंगे, केंद्र भी करेगा और राज्य भी करेगा, है ना। सी पॉइंट कर लेते हैं। संघ द्वारा उद्ग्रहित एवं संघ द्वारा उद्ग्रहित है लेकिन केंद्र को वो राज्य को दे दिया जाएगा। संघ द्वारा उद्ग्रहित एवं राज्यों को सौंपे जाते हैं, है ना। क्या होगा? संघ द्वारा उद्ग्रहित होंगे लेकिन राज्यों को सौंपे जाने वाले कर रहे हैं, राज्यों को सौंपे जाने से लिख दो पूरा में, सौंपे जाने वाले कर। अनुच्छेद 269, इज इट क्लियर? अनुच्छेद 269। इसमें क्या है? इसमें कौन से कर आते हैं? देखो, इसमें आते हैं अंतरराज्य व्यापार एवं वाणिज्य। पता नहीं इसकी क्या आदत, मुझे याद कोई नहीं करता, खैर अपने आप है। जली हुई हूँ, किसी को दुख हो रहा है। चलिए जोक सपाट, तुम्हें दुख हुआ है? जिसने चलाया उसको दुख नहीं हो रहा है? दर्द तो होता है भाई। मैं तो नहीं, मैं तो ऐसे डायलॉग नहीं मार सकती। मर्द को दर्द नहीं होता है, मेरे को तो बहुत होता है। क्या थोड़ा आदत तो पढ़ाना तो पड़ेगा ना, जो चीजें लाइफ में करनी है उन्हें तो कंटिन्यू रखना पड़ेगा, दर्द चीजों को, काम को, है ना। बाकी जो लाइफ स्टाइल चल रही है उनको दर्द से क्या फर्क, दर्द को थोड़ी दिखता है कि आपको खाना बनाना है, रोटी बनानी है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको ऑफिस जाना है, आपको पढ़ना है, आपको लिखना है, ये सारी चीजें दर्द थोड़ी दिखता है। आपको तो अपने हिसाब से करनी है सारी चीजें, है। सो नो पेन नो गेन, राइट। बट ये जो जलने वाला पेन है, इससे कोई मेरा गेन कोई सी नहीं है, नो पेन नो गेन ऐसे बोल दूंगी ना, पढ़ोगे नहीं तो आईएएस नहीं बनोगे नहीं, है ना, तब तो समझ आता है। अब जलोगे नहीं तो क्या नहीं होगा, ये तो समझ नहीं आता। नहीं चल गया बस। क्या पढ़ा रही थी मैं? हाँ, अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य में वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित कर, है ना।
वस्तुओं से वस्तुओं एवं सेवाओं से संबंधित क्रय विक्रय है ना। ये तो कहना चाह रहा है अंतरराज्यीय व्यापार हो या वाणिज्य में वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित कर है ना, संबंधित कर वस्तुओं एवं कुछ गलत सेंटेंस बन रहा है, सही बन रहा है, पढ़ने में कैसा लग रहा है? सेवाओं को तो वस्तुओं से संबंधित क्रय विक्रय वाणिज्य में, अच्छा सा सेंटेंस नहीं बनना है ना, में वस्तुओं व्यापार एवं वाणिज्य में से संबंधित कैसा होना चाहिए? लाइन समझाओ थोड़ा, सेंटेंस बनाओ, तुमसे बन रहा है क्या? वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित कर, ऐसा होना चाहिए ना, तभी समझ आएगा अच्छे से। अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य में वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित कर, आप सही होना सेंटेंस, वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित कर, है ना। सेंटेंस थोड़ा अच्छा होना चाहिए ना, समझ तो भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी हमें काम ऐसा करना है कि अगर कोई बंदा क्लास ना ले उसके बाद में उसे समझ आएगा। अगर आपके नोट्स देख ले हो, क्रय विक्रय से संबंधित कर, कहाँ जा रहे हो भैया? क्या हो गया पूरा तुमको? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? आप पढ़ लो उसका, आप बनाया जाके हिसाब 1 घंटा लगा दिए, ये तो थ्योरम हो गई है गणित की हमारी। अंतरराज्यीय व्यापार वाणिज्य में वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित जो कर होते हैं उसकी बात कही गई है भाई यहाँ पे। पहला पॉइंट, इसमें एक दूसरा पॉइंट क्या होगा? माल या सामान के अंतरराज्यीय व्यापार से वाणिज्य, आराम से लिखना है, सेंटेंस बना बना के लिखेंगे। मान लो इसमें पता तो है हमको, उसको एक छोटे से सेंटेंस में कैसे शॉर्ट में लिखना है, एक हेडिंग बना के, वो सोच रही हूँ कि इसको शॉर्ट में हेडिंग बना के कैसे लिखूं। माल या सामान के अंतरराज्यीय व्यापार है ना, कोई माल है, वस्तु, माल क्या होता है? वस्तुएं ही होती हैं, सामान, और वो व्यापार के कहाँ की बात हो रही है? अंतरराज्य है ना, अंतर है ना, माल या सामान के अंतरराज्यीय व्यापार, ठीक है। वाणिज्य भी लिख सकते हो यहाँ पे के, ठीक है, व्यापार से संबंधित कर पूरा लिख दो भाई। मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो आप लोग सही से लिखना, वो हेडिंग और खराब हो जाए चीजें इससे। फिर संघ द्वारा उपग्रहित एवं संग्रहित किए जाने वाले तथा केंद्र एवं राज्यों के बीच बंटने वाले कर, है ना। संघ द्वारा तो उपग्रहित किए जा रहे हैं, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच में संघ द्वारा उद्ग्रहित एवं केंद्र एवं राज्य द्वारा है ना, क्या कर रहा है? संघ इसको उद्ग्रहित करेगा, लेकिन उपयोग कौन करेगा? या बटेगा इन दोनों के बीच में, केंद्र और राज्य में बटेगा, ऐसे लिख देते हैं हम सिंपल लाइन में। बटेगा, लेकिन बटेगा अच्छा लगता है, राज्य में बटने वाला, ये अच्छा लग रहा है ना। क्या है? संघ द्वारा उद्ग्रहित है ना, पर बट केंद्र और राज्य दोनों के बीच में ये बट रहा है ना। अगर उपयोग किया जाएगा तो कौन करेगा? केंद्र और राज्य दोनों करेगा इसका उपयोग, है ना। कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अनुच्छेद 270 हाँ अनुच्छेद लिखते रहो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार, है ना। कुछ शुल्कों और करों पर ये लिखते किसको, कब? अच्छा, आरओ वाला पेपर है ना लोगों के, ओटीआर रजिस्ट्रेशन।
ओटीआर रजिस्ट्रेशन का ये था कि मतलब जब वैसा होता ना फॉर्म एकदम से ओटीआर रजिस्ट्रेशन एक बार का हो जाने के बाद क्या है कि अगर हाँ आप पीसीएस का आप दोबारा फॉर्म भरोगे ना तो आपको सारी डिटेल्स फिल करने की जरूरत नहीं, वो ओटीआर रजिस्ट्रेशन से आपका काम हो जाएगा। आप उसी से सबमिशन और फीस सबमिट कर सकते हो। आरओ में 125 रुपए फीस, लास्ट डेट कल है फीस की, 125 रुपए फीस है। चलिए क्या था कौन सा टॉपिक पढ़वा दूं? हाँ, कुछ शुल्कों और करों पर, शुल्कों और करों पर डांस गाना हो रहा है, लग रहा है कि नहीं यहाँ तक आ रही है आवाज है। हाँ, करों पर संघ के प्रयोजन के लिए, संघ के प्रयोजन समझते हो? वेरी गुड। प्लानिंग सब जानते हो आप लोग, तो है इंटेलिजेंट लोग हो काफी। दिख रहा है? अच्छा यूट्यूब वालों अच्छा अनुच्छेद तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सही करता है। सीक्वेंस वाइज चल रहा है मेरे को, इसलिए अभी एक मैं ज्यादातर ऐसे सीक्वेंस वाइज ही पढ़ती हूँ, 8 68 69 70 71। तो क्या है ज्यादा आपको मतलब थोड़ा सा एक हाँ एक वो बना के रखना पड़ता है, बाकी फिर ज्यादा तो ये हो जाएगा। ये आपने मेंटेन कर लिया ना उस सीरीज को, 268 269 270 271, फिर चीजों को उसके अकॉर्डिंग पुट अप करके आपको, ठीक है? क्या एक्सप्लेन करूं? जो संसद है ना, संसद को अगर कभी भी जरूरत पड़ती है, उसे इसकी आवश्यकता महसूस होती है, तो वो क्या करेगा कि इस श्रेणी में अभिभार लगा सकता है वो, ठीक है? कुछ शुल्क और करों पर मतलब संसद अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकती है, कहने का मतलब ये है ना। संसद को अगर लगता है कि कुछ तरह की स्पेशल नीड आ गई है या कुछ भी उनके हिसाब से जो उनकी स्ट्रेटेजीज होती है, उनकी नीड्स होती है, उनकी पॉलिसीज होती होंगी उसके अकॉर्डिंग, तो वो हाँ वो कर सकते हैं फिर। चलिए दूसरी खतरना, राज्यों द्वारा उद्ग्रहित संग्रहित एवं उपभोग किए जाने वाले कर, है ना? जो राज्य द्वारा उद्ग्रहित भी किए जा रहे हैं, संग्रहित भी किए जा रहे हैं और उपभोग भी किए जा रहे हैं। राज्य द्वारा उद्ग्रहित, अच्छा मैं उद्ग्रहित की स्पेलिंग गलत तो नहीं लिख रही हूं? उद्ग्रहित, संग्रहित एवं उपभोग किए जाने वाले, देख लेना अगर स्पेलिंग गलत तो नहीं लिखा। संग्रहित एवं उपभोग किए जाने वाले कर, है ना? ठीक है? ठीक, ये होते क्या है, ये कैसे होते हैं? देखो, राज्य द्वारा उद्ग्रहित, राज्य द्वारा संग्रहित एवं राज्य द्वारा उपग्रहित, राज्य सब कुछ कर रहा है, तो ये पूर्णतः कैसे का, ये पूर्णतः राज्य के कर होंगे ना, क्योंकि देखो राज्य ही उद्ग्रहित कर रहा है, उनको लगा रहा है, राज्य ही उनका उपयोग कर रहा है, राज्य ही उनको इकट्ठा कर रहा है, तो ये एक तरह से क्या है कि पूर्णतः इन पर राज्य का अधिकार है, पूर्णतः ये कैसे हैं, ये राज्य के अंदर आते हैं ना, राज्य के कर हैं ये, ऐसा बोला जा सकता है ना? ऐसा ही बोला जाता है बल्कि। और ये कितने होते हैं? ये संख्या में 18 कर हैं, ठीक है? चलिए यहां से पढ़ लेते हैं, ऊपर करते हैं, ये एरो हम ऊपर लेके जाते हैं, आप समझ जाना। 18 कर हैं ये, ठीक है? ये आपका एरो यहाँ आ गया और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये ध्यान में रखना, सीक्वेंस खराब मत करना। हाँ, ये कितने हैं? ये संख्या में 18 कर हैं, 18, हाँ 18। भू राजस्व, कृषि, कृषि भूमि, खनिज, लिख लेते हैं कुछ थोड़े तो, है ना? भू राजस्व, कृषि, है ना? भू राजस्व जमीन पर लगने वाला जो कर है वही कृषि, कृषि यानी कि एग्रीकल्चर, कृषि में और क्या है बताऊं मैं आपको,
कृषि आय का ना, कृषि पर भी तो आय का आय होती है। खनिज है ना, 18 है ये, 18 के 18 ना पूछोगी क्या? बोल दो मुझसे। अच्छा, नाम बोल दूं? कृषि भूमि के, हाँ, कृषि भूमि के उत्तरवर्तन कर, ठीक है। कृषि भूमि से संबंधित संपदा शुल्क 18 के अगर लिखने हैं तो बोल देती हूँ। कृषि भूमि से संबंधित संपदा शुल्क, खनिज अधिकारों पर कर तो लिखवा ही दिया पहले। मानव उपयोग के लिए अल्कोहल वगैरह होती है ना, अफीम, जितने भी नशीली चीजें होती है उन पर लगने वाला कर, है ना। क्या अगर सुना है ना आपने कि अल्कोहल जो होती है किसी राज्य में बैन हो गई है? मेरा खुद नहीं हाथ हो गया। क्या होता है किसी राज्य में अल्कोहल बैन कर दी जाती है ना, आप सभी जानते हैं किसी राज्य में अल्कोहल बैन है, किसी पे इतना टैक्स लग रहा है, कहीं पे थोड़ी अल्कोहल सस्ती मिलती है, कहीं में। तो कैसे ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग कैसे प्रोसीजर अपनाया जाए, क्योंकि ये टोटली राज्य के अंदर आ रहे हैं ना, इसीलिए तो हो पा रहा है। तो अल्कोहल वाली जो चीज है वो आपके इस वाले कर में आएगी, है ना, राज्य द्वारा, है ना। आप सभी को पता है कहीं पे अल्कोहल बंद ही है, कहीं पे अल्कोहल का रेट अलग है, टैक्स अलग है, लोग सोचते हैं इस वाले राज्य से यहाँ नहीं आए, इस वाले, तो वो सारी चीजें कैसी, क्योंकि वो राज्य के अंदर आ रही है, राज्य अपने हिसाब से कर लगा रहा है उस पर, है ना। चाहे तो बैन कर दे, चाहे उसको भरमार कर दे, चाहे फ्री कर दे, चाहे बहुत महंगा कर दे, है ना। कच्चे तेल, हाँ, मनोरंजन कर, मनोरंजन लिख लो एक, मनोरंजन। स्टैम्प पेपर, स्टैम्प शुल्क भी तो लगती है, स्टैम्प खरीदने, आपको पता है ना, प्रॉपर्टी के होते हैं ना जो, वैसे तो बहुत सारे स्टैम्प होते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए भी एक स्टैम्प खरीदते हो ना, प्रॉपर्टी के लिए जब प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी होती है तो स्टैम्प खरीदना पड़ता है, वो पैसों से मिलता है। तो जैसे हर जगह का सर्कल रेट, भूमि का सर्कल, जमीन का जो सर्कल रेट होता है वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होता है। तो हाँ, तो उस हिसाब से ये चीजें राज्य डिसाइड कर रहा है, राज्य ही कर लगा रहा है, राज्य ही कर ले रहा है, राज्य ही उस कर का उपयोग कर रहा है बेसिकली। तो इसमें 18 चीजें जो कुछ मैं लिखवा रही हूँ, 18 के 18 तो नहीं लिखा रही हूँ, बट बाकी देख लेना, अगर कभी आपको पढ़ना पड़े, जरूरत पड़े, 18 के 18 चाहिए होंगे तो बता देना, 18 की अलग से वो बना दूंगी, ठीक है। बस गैर कर राजस्व का वितरण पढ़ लेते हैं। गैर कर राजस्व ये क्या हुआ भाई? गैर कर राजस्व क्या मतलब है ना? गैर कर राजस्व का वितरण, ठीक है, तो अलग से करते हैं। गैर कर राजस्व का वितरण का मतलब ही क्या समझ आ रहा है आपको? गैर कर कैसा होगा राजस्व, है ना? सीधी सी बात है, जो उनके जो स्रोत हैं उनसे प्राप्त ना होके किसी और तरीके से प्राप्त हो रहे हैं, तो गैर कर राजस्व हो गया ना। मतलब जो उनके स्रोत हैं वहां से ना प्राप्त होके कहीं और से प्राप्त हो रहे हैं ना। गैर राजस्व स्रोतों से प्राप्तियां जो हैं, जो गैर राजस्व स्रोतों से प्राप्तियां हैं, जैसे कि डाक वगैरह होती है, हाँ, वही तो समझना है कि गैर राजस्व का क्या कहना मतलब है। तो ये टैक्स ही नहीं, तो टैक्स है, पर कैसी है ये? एक्चुअली में टैक्स ना होके कुछ प्राप्तियां हैं, है तो ये इनकम ही, क्या है ये? राजस्व है, आय है, लेकिन ये टैक्स नहीं है, है? गैर कर है ना, ठीक है। डाक एवं तार, रेलवे, बैंकिंग, है ना, रेलवे, बैंकिंग, और याद करो, फटाफट याद करो जल्दी। रेलवे, बैंकिंग, हाँ, डाक एवं तार, प्रसारण, ठीक है, सिक्के और मुद्रे, ठीक है, सिक्के और मुद्रे, सिक्के और मुद्रा,
प्रसारण, प्रसारण तो जानते हो ना क्या होता है? जो भी कोई प्रोग्राम हम देखते हैं, सुनते हैं, हाँ ठीक है। केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम, समयावधि समाप्त होने पर उपाधि और अन्य। चलो, और इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं, अन्य और लिख देते हैं, ऐसा ना हो कि आप समझो इतने ही है गिनती, अन्य भी हैं, एक आध और है, ठीक है। ये भी है, अगर ये पूछा जाए तो एक गैर, अगर हाँ ऑप्शन आपको दे देता है कि इनमें से गैर राजस्व कर कौन से हैं, ये वाले ऑप्शन भी दे देता है और ये वाले भी ऑप्शन दे देता है, तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सा गैर राजस्व और कौन सा कैसा है। ये टोटली राज्य के अंदर आते हैं, ये क्या है गैर कर राजस्व है, तो आपको पता होगा तभी आप कर पाओगे, ठीक है। राज्यों के लिए अनुदान, अनुदान क्या होता है? एक तरह की चैरिटी, डोनेशन है ना, चैरिटी और डोनेशन जैसी चीजों को ही तो अनुदान कहा जाता है हिंदी में। तो राज्यों के लिए अनुदान भी तो देता है ना, अनुदान भी तो होता है, कैसे कैसे अनुदान होते हैं वो पढ़ लेते हैं। राज्यों के लिए अनुदान पढ़ लेते हैं, कोशिश करते हैं खत्म कर दे इसको, इस वाले से। राज्यों के लिए अनुदान चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है ना ये, है ना। विधिक अनुदान, कैसा है? विधिक अनुदान है ना। विधिक अनुदान, विधिक अनुदान क्या होता है? विधि मतलब विधि से आप क्या समझते हैं? कानून ही समझते होंगे मेरे हिसाब से, तो या कुछ और भी आप समझते हो ना, किसी के अपने विधि विधान हो उसको मत समझ लेना, यहाँ वाली विधि, यहाँ वाली विधि की बात कर रहे हैं हम, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो हम पढ़ना क्या चाह रहे थे? हाँ, केंद्र एवं राज्य के बीच में करों की हिस्सेदारी की बात संविधान ने कर रखी है हमारे देश में, है ना, कि संविधान ने व्यवस्था कर रखी है ना, केंद्र और राज्य के बीच में करों की बांट रखा है ना, उनकी हिस्सेदारी की भी, कौन सा कर किसका है, कितने प्रतिशत किसका है, तो ये चीज कर रखी है ना, संविधान नहीं कर रखी है तभी तो हम आगे फॉलो कर रहे हैं। ये बात तो क्लियर है सबको। तो अनुदान कैसे हैं? अब इसमें दो प्रकार के अनुदान है, एक तो विधिक अनुदान है जो कि अनुच्छेद 275 में आएगा, अनुच्छेद सबके लिख लिया करो भाई, दिक्कत ना दे बाद में आपको, हाँ। अनुच्छेद 275 के तहत विधिक अनुदान, दो तरह का अनुदान है। चलिए पहला लिखें इसको, या इससे भी आप समझ जाते हैं कि पहला पॉइंट है विधिक अनुदान। अनुच्छेद कौन से में बात हुई है? 274 में भी है, 273, 275 में भी, ठीक है। अच्छा तो कहना क्या चाह रहा है? संसद को किस बात का अधिकार प्रदान करता है? विधिक अनुदान 275 संसद को इस बात का अधिकार प्रदान करता है कि वह राज्यों को आवश्यकता पड़ने पर अनुदान उपलब्ध कराए, है ना। संविधान है जो जिसमें विधिक अनुदान है, वो क्या कह रहा है संसद को कि अगर राज्य को जरूरत पड़ती है, राज्य को जरूरत पड़ने पर विधिक अनुदान, अनुदान क्या बोलेंगे उस शब्द को? प्रयोग कराने, उनको दे, दिलाए, कैसे शब्द, क्या शब्द होना चाहिए इसके लिए? आवश्यकता पड़ने पर क्या हो? उपलब्ध कराए, है विधिक अनुदान उपलब्ध कराए, ये अच्छा है। उपलब्ध कराए, है ना। कब? जब आवश्यकता लगे। किसको लगे? राज्य को लगे। कौन से अनुच्छेद के तहत? संविधान 275 के। कौन कह रहा है? संविधान कह रहा है। किसको कह रहा है? संसद को कह रहा है ना। और दूसरा अनुच्छेद, दूसरा कौन सा है? विवेकाधीन अनुदान, विवेकाधीन, विवेकाधीन का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताओ। विवेकाधीन अनुदान अनुच्छेद 282। Is it okay? Any doubt, any question, any query? As I said, this is very easy and very simple class as you can find.
तो होप आप लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत का, परेशानी का सामना न करना पड़े। कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई परेशानी आपके हृदय में तो आप बता सकते हैं, नहीं है तो आप फटाफट से पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाँ विवेकाधीन अनुदान 200। हाँ, संघ एवं राज्य दोनों को इस बात का अधिकार मिलता है ना कि किसी लोक परियोजना के लिए अनुदान आवंटित कर सकते हैं। विवेकाधीन है ना, अपने सोच समझ पर, अपने विचार पर, अपने इमोशंस के तहत क्या अधिकार है, ये केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार है। ठीक है, केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार है ना। अनुदान की बात हो रही है तो कैसा अधिकार होगा, अनुदान का ही अधिकार होगा ना, और तो किसी चीज के अधिकार तो नहीं हो जाएगा। तो ये अधिकार है क्या, जो अनुदान का भी अधिकार है, ये एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है, वो इस बात का अधिकार देता है, किस बात का, कि किसी लोक परियोजना के लिए ये अनुदान आवंटित कर सकता है, किसी भी अच्छे काम के लिए, किसी भी ऐसे काम के लिए जो नागरिकों के हित के लिए हो, या एक पर्टिकुलर व्यक्ति के हित के लिए तो बहुत कम होता है। जनरली क्या होता है, ज्यादातर लोगों के लिए एक ग्रुप होगा, समुदाय होगा, या नागरिक होंगे बहुत सारे, उनके हक के लिए ये बात की जाती है, तो उनके हक की बात हुई होगी इसमें, है ना। है ना, ठीक है। तो ये क्या है, लोक, केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार है कि लोक प्रयोजन के लिए, लिख लो पूरा, लोक प्रयोजन के लिए अनुदान दे सकता है ना। इज इट ओके, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? हाँ, ये केंद्र और राज्य दोनों को अधिकार होते हैं कि उनको अगर अपनी, हाँ उनको अगर लगता है, उनको अगर समझ आता है, उनको दिखाई पड़ता है, उनकी इच्छा है, ऐसा तो नहीं होगा कि उनका मन है किसी को ऐसी कि पैसे बांटना है, तो कोई रिश्तेदार लग रहा है और क्या करते हैं, पैसे दे, तो ये वाली प्रोसेस नहीं है। लोक प्रयोजन होना चाहिए उसमें, है ना, उसके तहत वो दे सकता है। ठीक है।